नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है जनहित का। गलती एक या जो बार हो तब तक वो गलती ही है, लेकिन एक ही गलती अगर बार बार दोहरा दी जाए तो फिर वो गलती नहीं है, वो तो आदतन गुनाह हो जाता है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में आज सुबह भगदड़ मची है। 8 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ का पैटर्न वही था कि एक अफवाह फैली और उसके बाद लोगों ने ही लोगों को कुचल डाला। अब आप पूछेंगे कि उत्तराखंड सरकार क्या कर रही थी, तो इसका सच यह है कि सरकार के सिस्टम को तो पता तक नहीं था कि मंदिर में इतनी भीड़ जमा हो गई है। इस साल में 5वीं भगदड़ है ये, लेकिन इससे पहले कि 4 में से एक भी भगदड़ से सबक अगर ले लिया गया होता तो फिर आज 8 जाने नहीं जाती। जनहित में इसी खबर से खबरों का सिलसिला हम शुरू करेंगे आज। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए जनहित का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात उस सिस्टम की जो बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन हकीकत में एक भीड़ तक नहीं संभाल पाता, बल्कि भीड़ को भगदड़ मचाने की छूट देकर यह सरकारी सिस्टम खुद ऑन ड्यूटी सो जाता है। देश की भगदड़ हिस्ट्री में आज हरिद्वार के मनसा देवी हादसे का जिक्र जुड़ गया। उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार, हरिद्वार प्रशासन और हरिद्वार पुलिस को होश तक नहीं था कि उनकी नाक के नीचे हजारों की भीड़ जमा हुई है, धक्के मार रही है, एक दूसरे को कुचल रही है। और होश तब आया जब लोगों की सांसें उखड़ गईं। 8 लोगों की मौत हो गई। तो मनसा देवी में हादसा सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच हुआ है। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोग मनसा देवी के मंदिर चल पड़े। 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता सीढ़ीदार है, संकरा भी है, ज्यादातर भीड़ इसी पर रहती है। मंदिर से 25-30 सीढ़ियां पहले भीड़ का धक्का अचानक बढ़ने लगा और इस दौरान शोर मचा कि बाउंड्री वॉल के पास तारों में करंट आ रहा है। कई लोग करंट की चपेट में आ गए हैं। करंट का शोर मचना था कि भीड़ में धक्का मुक्की बढ़ती चली गई। कई महिलाएं, बच्चे भीड़ में थे जो खुद को गिरने से बचा नहीं पाए। कुछ लोग समझा रहे थे, लेकिन भीड़ तो भीड़ थी, कुछ भी नहीं सुन रही थी। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे। और अब भगदड़ के बाद का मंजर देख लीजिए। रास्ते में जहां तहां जूते चप्पलों के ढेर नजर आ रहे हैं, कपड़ों के थैले हैं, दूसरे कई सामान पड़े हुए हैं। गंगा जल की कुप्पियां पड़ी हुई थी जो लोगों ने हर की पैड़ी से भरी होंगी। भगदड़ पर मंदिर प्रबंधन ने इमरजेंसी कॉल किया, तब पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को ले जाने के लिए रास्ता बनाया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 8 लोगों की जान चली गई, कुछ की तभी मौत हो गई थी। 30 लोग अस्पताल में हैं, कई को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। बताते हैं, मंदिर से थोड़ी दूर पहले बिजली के एक खंभे पर शॉर्ट सर्किट हुआ था, उससे चिंगारियां निकली थी और उसी के बाद करंट फैलने का शोर मचा और लोग एकदम से घबरा गए। लेकिन हरिद्वार प्रशासन कह रहा है कि करंट की खबर महज अफवाह थी। मरने वालों की अस्पताल में जांच की गई तो उसमें भी मौत की वजह करंट लगना नहीं बल्कि कुचलना या दम घुटना यही पाया गया है। आगे से जो 25-30 लोगों का धक्का लगा और भीड़ काफी थी, उसी में जो गिर गया वो तभी अक्सर उठने का चांस ही नहीं मिला। टोटली इंसुलेटेड है सिस्टम पूरा का पूरा, कोई लीकेज करंट यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई इलेक्ट्रिक शॉक का या किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगने का भी कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं
ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर, और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है। क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। लेकिन अब यहाँ सवाल बड़ा ये है कि जो पुलिस और एम्बुलेंस हादसे की खबर लगते ही पहुंच गई, वो पहले से मौके पर मौजूद क्यों नहीं थी? भीड़ का बेकाबू होना दूसरी बात है। उससे पहले तो बात ये आती है कि हजारों की इतनी भीड़ जमा कैसे हो गई? मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में जो बिल पर्वत है, वहां पर मनसा देवी मंदिर जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो पैदल का रास्ता है जिसमें 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। जो दूसरा रास्ता है वो सिर्फ दोपहिया गाड़ियां जैसे स्कूटर, बाइक का रास्ता है। और जो तीसरा रास्ता है वो रोपवे का है जिसमें 5 मिनट महज वक्त लगता है। अब मनसा देवी मंदिर का जो पैदल रास्ता है वो एकदम सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है। इसमें 8 से 10 हजार सीढ़ियां हैं। इस रास्ते से मंदिर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन कठिन होने के बावजूद गरीब श्रद्धालु अक्सर यही प्राचीन रास्ता चुनते हैं। इसमें अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। दूसरी दिक्कत यह है कि यह रास्ता संकरा भी है। सावन का महीना, उस पर आज हरियाली तीज का मौका और संडे की छुट्टी भी। हरिद्वार में भारी भीड़ मौजूद थी। सुबह सुबह गंगा स्नान के बाद लोग मनसा देवी की ओर चल पड़े थे। इनमें बड़ी संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश से आए श्रद्धालुओं की थी। हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा 2 वीडियोस रिलीज किए। पहला वीडियो जिसमें वो हादसे की खबर लगते ही हेलीकॉप्टर से हरिद्वार के लिए रवाना होते नजर आ रहे हैं। फिर दूसरा वीडियो हरिद्वार से आया जिसमें पुष्कर धामी अस्पताल में भर्ती घायलों से मिल रहे हैं, उनसे पूरी घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन सवाल फिर वही है, उत्तराखंड सरकार जितनी एक्टिव इस घटना के बाद हुई, उतनी पहले एक्टिव अगर होती तो फिर क्या ये भगदड़ रोकी नहीं जा सकती थी? क्योंकि सवाल है, और वो सवाल क्या है? रविवार को भारी भीड़ थी तो पुलिस का बंदोबस्त पहले से क्यों नहीं था? क्या हर की पैड़ी से मनसा देवी तक पैदल रूट पर पुलिस गायब थी? मंदिर गेट से 50 मीटर पहले श्रद्धालुओं की लाइनें क्यों नहीं बनाई गई? मनसा देवी प्रबंधन के जो वॉलंटियर्स हैं उनसे पुलिस का तालमेल क्यों नहीं था? पूछा यह जा रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की सरकार को क्या इतना भी अंदाजा नहीं लगा कि कब कब, कहां कहां कितने लोगों की भीड़ उमड़ती है और वहां पर किस तरीके के इंतजामों की जरूरत होती है? हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले। घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो असमय बड़ा कष्ट आया है, जो देखने में आ रहा प्रशासनिक चूक के रूप में मैं देखता हूँ। अधिकतर पुलिसकर्मी अपनी चुनाव ड्यूटी के लिए चले गए थे और ये ध्यान नहीं रखा गया कि सैटरडे और संडे को सावन के बाद मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वहां व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अमूमन पहले से देखने को आता था कि जो मंदिर कमेटियां थी वो भी अपने वॉलंटियर्स को लगा के रखती थी, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिला है। ये जो सवाल हैं और जो जवाब हैं, आप हर ऐसे हादसे के बाद कमोबेश इसी तरीके से सुनते हैं। ऐसी हर भगदड़ के बाद एक जांच कमेटी बना दी जाती है, कुछ दिन में रिपोर्ट आ जाती है, कुछ अफसर या पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए जाते हैं और फिर वही ढाक के 3 पार। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही ढर्रे पर चलने लगता है जैसे चलता आ रहा है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि भीड़ बढ़ जाने पर मनसा देवी प्रबंधन ने मंदिर के गेट पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगाई, लोगों को रोका। अब क्योंकि गेट बंद हो गए थे, इस वजह से भीड़ ने बहुत हड़बड़ी दिखाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं भारत एक आस्थावान देश है जहां आस्था का सैलाब साल भर 12 महीने उमड़ता रहता है। कभी एक मंदिर तो कभी दूसरा मंदिर। इन श्रद्धालुओं की गिनती का अनुमान लगा पाना जाहिर सी बात है बहुत कठिन काम है, लेकिन अक्सर बस एक छोटी सी लापरवाही होती है, इन आस्थावानों की जान पर भारी पड़ जाती है। अब इसी साल में किसी धार्मिक उत्सव या स्थान पर ये 5वीं भगदड़ हुई है। 29 जून को
ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हो गई थी। 3 लोगों की तब मौत हुई थी। 3 मई को गोवा के एक मंदिर में उत्सव के दौरान भगदड़ मच गई थी। 6 लोगों की मौत हुई थी। 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची थी। 30 लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले 8 जनवरी को तिरुपति में भगदड़ हुई थी, जहां 6 लोगों की जान गई थी, 20 लोग घायल हुए थे। और 2024 की अगर बात की जाए तो पिछले साल 2 जुलाई का वो हादसा अपने आप में हैरत अंगेज था, जब हाथरस में सरकार हरि के सत्संग में 121 जानें चली गई थी। और ये भगदड़ किसी संकरे रास्ते पर नहीं हुई थी, बल्कि खुले मैदान में भगदड़ हुई थी। हाथरस की भगदड़, बेंगलुरु में 4 जून की भगदड़ और मनसा देवी की भगदड़, मोटे तौर पर एक कॉमन बात, और वो ये है कि इन तीनों ही जगह सिस्टम सो रहा था। सिस्टम नींद में था। ना उसे खबर थी, ना उसे होश था कि एक जगह पर इतनी भीड़ जमा हो रही है। ये भीड़ भगदड़ में बदल सकती है। सिस्टम में जो जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही होती है। जब वो खुद ही उत्सव में शामिल हो जाते हैं तो फिर सब कुछ राम भरोसे हो जाता है। पहली नजर में वही हरिद्वार में होता हुआ नजर आया है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कुछ हरकतें देखकर कई बार ऐसा लगता है कि इस देश में अगर सबसे सस्ती कोई चीज है तो शायद वो आम आदमी की जान है। कल चली जाए, आज चली जाए, सड़क पर चली जाए, स्कूल में चली जाए, कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुस्त सिस्टम के लिए ये सब कुछ बिल्कुल सामान्य सी बात है। एक साल में 5-5 भगदड़ हो जाती है, लेकिन सिस्टम बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़कर खड़ा हो जाता है। वो तो साहब भीड़ अचानक से बढ़ गई थी, ऐसे में हम क्या करते, ये सबसे बड़ी दलील होती है। बड़े बड़े पुल यहां एक झटके में गिर जाते हैं, लोग जान गंवा देते हैं, लेकिन सिस्टम बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लेता है। ये ब्रिज तो फला सरकार के टाइम में बना था। और तो और क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे में अचानक स्कूल की छत गिर जाती है, बच्चों के सिर पर आकर गिरती है, मौत बनकर बच्चों की जान चली जाती है। लेकिन इस पर भी हमारे मंत्री बड़ी आसानी से कह देते हैं 200 करोड़ दिए तो हैं सारे स्कूल ठीक करने के लिए। ये बेशर्मी वाले बोल नेताओं के भी सामने आ जाते हैं। झालावाड़ का मैं जिक्र कर रही हूं। स्कूल हादसे को आज 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद भी 5 टीचर्स को सस्पेंड करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालत यह है कि 7 मासूमों की जान जाने पर भी किसी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई है। एक नामजद एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। दूसरा अफसोस तो इस बात पर है कि झालावाड़ जैसे और हादसे ना हो, इसकी भी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज ने जो पड़ताल की है वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ऐसे कई नए निर्माण कार्य हैं जिन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर तो बस हादसे का इंतजार ही हो रहा है। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूं। ऐसे कितने स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े खतरे की जद में हैं। जर्जर स्कूल ढह गया, 7 मासूमों की जिंदगी छिन गई। मासूमों के माता पिता जिंदगी भर के सदमे में डूब गए हैं। हादसे के बाद से बाकी बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो गई है। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में बच्चों की मौत के बाद जो कार्रवाई हुई, उससे इस गांव के लोग बेहद नाराज हैं। गम में डूबे गांव वालों ने तीसरे दिन भी अपने घरों में चूल्हे नहीं जलाए हैं। सदमे में डूबे लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। किसी कर्मचारी की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टीचरों का अभी तक कोई जवाब नहीं है। वो लिपापोती का जैसा लग रहा है माहौल। कार्रवाई चाहते हैं सर, और अच्छे से अच्छे बच्चों को मुआवजा दिलाने की कोशिश चाहते हैं। प्रशासन द्वारा तो लिपापोती और कुछ भी नहीं हो रहा है। माता पिता को दबा के उनको ये बिठा कर जबरदस्ती उनको बॉडी सौंप के जलाओ। सवाल है कि इस मामले में अब तक कोई नामजद एफआईआर क्यों नहीं हुई है।
हैरानी की बात यह है कि राजस्थान में ऐसे ही जर्जर स्कूलों की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन प्रशासन कितना गंभीर है, अब उसकी एक एक परत भी खुल रही है। अब आपको एक और हकीकत के करीब ले चलते हैं। एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव पड़ताल में पिपलोदी इलाके में स्कूल में हुए हादसे के पास वाली जगह पर भ्रष्टाचार का एक और निर्माण देखा है। दरअसल हादसे वाले स्कूल के कैंपस में ही नया आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया। 7 लाख रुपए की लागत से बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसी साल छोटे बच्चों को शिक्षा दी जानी है, लेकिन नई बनाई गई इस इमारत की हालत देखकर आप हैरान रह जाएंगे और परेशान भी होंगे, क्योंकि यहाँ अभी से ही छत टपक रही है, दीवारों पर दरार आई हुई है, छत का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ है, टाइल्स जगह जगह से टूट गई है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आगे यहाँ कैसे हादसे हो सकते हैं। वैसे हादसे के बाद से ही इस आंगनबाड़ी केंद्र में ताला जड़ दिया गया था, लेकिन गांव के लोगों की शिकायत के बाद एबीपी न्यूज की टीम जब इस आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची तो हालत बेहद चिंताजनक दिखे। ये नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र है और देखिए दीवारों पर दरार है, छत के प्लास्टर उखड़ रहे हैं अभी से, जो टाइल्स है वो जगह जगह क्रैक हो चुकी हैं, अभी से किस तरीके से टूट चुकी हैं ये आप देख सकते हैं। उस विद्यालय कैंपस में बने आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रष्टाचार है, जहां पर 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। छत जो है वो टपक रही है और उसका पानी जो है अभी से गिर रहा है। झालावाड़ से करीब 350 किलोमीटर दूर उदयपुर के वल्लभ नगर में भी स्कूल की छत सुबह सुबह ढह गई। बस राहत की बात यह है कि यह हादसा रविवार को यानी स्कूल के छुट्टी वाले दिन हुआ है। आपको बता दें कि झालावाड़ हादसे के बाद यहां शनिवार को ग्रामीणों ने स्कूल की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। लोग कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को इस स्कूल की जर्जर हालत के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन नतीजा वही कि कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी डेढ़ साल हुई है, शायद छत गिरता है कभी डर लगता, सही एक बार साइन के ऊपर छत गिरा था, शायद लग गई थी। पानी भी छूता है और छहिया भी गिरती है। सर यहाँ पे एक ही रूम है हम लोगों के लिए, 2 थे चूंकि तो वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया तो उसमें बंद कर गया बीआरसी। अब एक ही रूम में 5 क्लास लगाना तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये भी क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर ये भी क्षतिग्रस्त है, पूरा लीकेज होता है, तो ये पूरा लीकेज होता है, ये अभी भी दीवारें गीली हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उन्हें ऐसे 53 स्कूलों की स्वीकृति मिल गई है जिनकी जर्जर हालत दुरुस्त होनी है। देखना यह है कि इन स्कूलों की हालत कब तक सुधरती है। देखिए, कई बार कुछ बुरे से भी कुछ अच्छा निकलकर सामने आ जाता है। अच्छी बात तो यह है कि अब लोग जाग रहे हैं, जर्जर स्कूलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सिस्टम को वक्त पर जगा देना अच्छा है, वरना उदयपुर में जो हुआ ऐसे संयोग बार बार हों ऐसा जरूरी नहीं है। उदयपुर के रूपावली गांव के स्कूल की छत का बड़ा हिस्सा आज अचानक ढहा। किस्मत थी कि संडे की छुट्टी होने की वजह से स्कूल में ना तो बच्चे थे और ना ही कोई टीचर, सबकी जान बच गई। कल ही यहां रूपावली गांव के लोगों ने इस स्कूल की जर्जर हालत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। कहा था कि यहां उनके बच्चों की जान को खतरा है, किसी भी वक्त जर्जर छत गिर सकती है। और संयोग देखिए, 24 घंटे भी नहीं हुए कि छत वाकई में गिर गई है। सोचिए, अगर यही हादसा रविवार छुट्टी के दिन के बजाय किसी और दिन होता, जब स्कूल चल रहा होता, तो ऐसे में ये तो दूसरा झालावाड़ हो सकता था। तो है ना, ये ऐसी खबर जिसको लेकर सतर्क होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करने जा रहे हैं अब हम भरत मिलाप पार्ट 2 की।
आज शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का जन्मदिन। उन्हें ढेरों बधाइयां मिली हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिला है उद्धव ठाकरे को, और ये गिफ्ट दिया है उनके कजिन एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने। राज ठाकरे ने आज अचानक मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी। न सिर्फ उद्धव को बल्कि उन सबको चौंका दिया राज ठाकरे ने, जो मानने को तैयार ही नहीं कि दोनों भाई वाकई एक साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे ने पूरे 6 साल बाद मातोश्री की दहलीज पर कदम रखकर भाई भाई के बीच 19 साल के सियासी फासले को एक चुटकी में कम कर दिया और महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। घर के बाहर जुटा उद्धव समर्थकों का हुजूम। अपने नेता की तस्वीरें लहराते शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता और समर्थकों का अभिवादन करते उद्धव ठाकरे। तस्वीरें मुंबई में शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री की हैं और मौका था उद्धव ठाकरे का 65वां जन्मदिन। सुबह से ही शिवसेना यूबीटी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने के लिए मातोश्री के बाहर डेरा डाले हुई थी और घर से बाहर आकर उद्धव सबका आभार प्रकट कर रहे थे। इसी दौरान राज ठाकरे ने भी अचानक मातोश्री पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। 13 सालों बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग तस्वीर देखने मिली। मातोश्री पर राज ठाकरे पहुंचे अपने भाई उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए। मातोश्री पर मैं मौजूद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं से लगातार मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये मौका है उनके 65वें जन्मदिन का और यहाँ इस पूरी तस्वीर में एक तस्वीर और चार चांद लगाती है जब राज ठाकरे खुद यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने अपने भाई से मुलाकात की, भाई को गले लगाया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मंच पर पहुंचकर राज ठाकरे ने बड़े भाई उद्धव को पहले गुलदस्ता भेंट किया और फिर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जवाब में उद्धव ने चचेरे भाई राज ठाकरे को गले से लगा लिया। उद्धव से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने मातोश्री में शिवसेना के संस्थापक और अपने राजनीतिक गुरु बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उद्धव ने कहा कि बरसों बाद घर आकर राज ठाकरे ने उनके जन्मदिन की खुशी को 2 गुना कर दिया। आनंद आपण असं म्हणतो द्विगुणित, तर नुसता द्विगुणित नाही, कित्येक पटीने तो गुणित झालेला आहे। त्याच्यामुळे नक्कीच पुढचा सगळा जो काय काळ आहे तो चांगला होईल याची मला खात्री आहे। दोन शिवसेना नाहीच आहेत ना, तसं म्हणून म्हटलं चुकीचं काय त्याच्यात, ठीक है। लेकिन मातोश्री में ठाकरे परिवार के दोनों भाइयों के मिलन की इन तस्वीरों ने उद्धव समर्थकों के जोश को 2 गुना कर दिया, जिन्हें उम्मीद है कि अब दोनों भाई सारे गिले शिकवे दूर करके अब पूरी तरह साथ आने वाले हैं। ये इतनी खुशी की बात है, जैसा अपन सोचते हैं कि छोटेपन का जो सपना था कि जो बिछड़ने के बाद एक होता है, वो बहुत अलग है। वो दोनों के आंसू में एक आंसू निकलता है, इतना बड़ा प्रेम में निकला है। महाराष्ट्र के लिए ये खुशी की बात है। उद्धव और राज, अभी उद्धव राज आने वाला है महाराष्ट्र और गद्दारों की हालत अभी पंचर होंगी। 13 साल में ये तीसरा मौका है जब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। राज ठाकरे 6 साल पहले साल 2019 में बेटे अमित ठाकरे की शादी का निमंत्रण देने के लिए उद्धव से मिलने पहुंचे थे। उससे पहले राज ठाकरे 2012 में बाल ठाकरे के अस्वस्थ होने पर उनसे मिलने मातोश्री पहुंचे थे। वैसे महीने भर पहले ही 5 जुलाई को भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए थे, जब महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर छिड़े विवाद पर दोनों भाइयों ने एक साझा रैली की थी। ऐसे में महीने भर में दूसरी बार दोनों भाइयों की सार्वजनिक मुलाकात से महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि इसी साल मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव और राज सियासी तौर पर भी साथ आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से भी बीएमसी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो ठाकरे स्टाइल है, इनका स्टाइल है कि ज़्यादा बात नहीं करने की है और जो भी है वह बोलने से ज़्यादा
करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो जिस तरह से मनसे प्रमुख यहाँ पर आए और उन्होंने बधाई बात दी, मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक मुंहतोड जवाब था। जन्मदिवस आहे, त्यांना शुभेच्छा देण्याकरता राज ठाकरे गेले, आनंदाची गोष्ट आहे। याच्यामध्ये आपण कशाला राजकीय पाहायचं काय? बघा, महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे हे तुम्हाला विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसलं आणि महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे हे तुम्हाला ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका आहेत त्यातही दिसेल। आता काही पक्षाच्या नेत्यांच्या मनात काय आहे ते महाराष्ट्रातल्या मनातलं आहे असं म्हणणं काही योग्य नाही आहे। फार मोठं स्टेटमेंट होईल ते। हालांकि रिश्तों पर जमी बरसों पुरानी बर्फ पिघलने और मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने के बाद मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों भाई एक दूसरे के सुर में सुर तो मिला रहे हैं, लेकिन क्या ये मेल मिलाप चुनावी गठबंधन में भी बदलेगा? इस सवाल का साफ साफ जवाब न तो उद्धव की शिवसेना दे रही और न ही राज ठाकरे की एमएनएस। दरअसल राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से लगातार संकेत ये दिए जा रहे हैं कि दोनों भाई महाराष्ट्र और मराठी के मुद्दे पर साथ आ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद दोनों के सियासी वजूद पर सवालिया निशान लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट 95 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीत मिली महज 20 सीट पर, जबकि 128 सीटों पर लड़ने के बावजूद राज ठाकरे की एमएनएस खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में अब राज और उद्धव दोनों की प्रतिष्ठा बीएमसी के चुनाव पर आकर टिकी है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे के लिए, जिनकी शिवसेना 28 साल से बीएमसी पर काबिज है। 2017 में जब आखिरी बार बीएमसी का चुनाव हुआ था, शिवसेना को 84, बीजेपी को 82, कांग्रेस को 31 और एनसीपी को 9 सीट पर जीत मिली थी। अब महाराष्ट्र में एक सरकारी कारनामे की खबर मैं आपको देती हूं। जो लाडकी बहना योजना है उसका नाम तो आपको पता ही होगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को सत्ता में लाने में इस योजना का बड़ा रोल था, लेकिन ये लाडकी भैया का नाम आपने नहीं सुना होगा। इसका तो फडणवीस और शिंदे को भी पता नहीं था, पर अब पता चल गया। दरअसल महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना को कॉपी करके लाडकी बहना योजना शुरू की। मकसद था गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद देना, लेकिन अब पता ये चला है कि लाडकी बहन के नाम पर महाराष्ट्र के कई लाडले भैया मौज काट रहे थे और फर्जी आईडी बनवाकर महाराष्ट्र सरकार की स्कीम का पैसा उड़ा रहे थे। खुलासा यह हुआ है, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के एक ऑडिट में सामने आया 14,298 पुरुष धोखाधड़ी के जरिए इस योजना के लाभार्थी बन गए। उन्होंने लाडकी बहन योजना के 21 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि हासिल कर ली, और ये सब कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हेरा फेरी के जरिए हुआ है, जिसमें पुरुषों ने खुद को महिला बताकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब योजना में गड़बड़ी की बात सामने आते ही विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। एनसीपी, शरद गुट, उद्धव गुट की शिवसेना ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। लाडक्या बहीण योजनेचा 14,000 एवढ्या पुरुषांनी फॉर्म भरलेच कसे? कोणीकडे कॉन्ट्रॅक्ट आहे फॉर्म भरायचा त्याची इन्क्वायरी केली पाहिजे आणि ईडी आणि सीबीआय त्यांच्या मागे लागली पाहिजे। एरवी छोट्या छोट्या गोष्टींना ईडी आणि सीबीआय लावतात लोकांच्या मागे, विरोधी पक्षाच्या मागे। इथे तर एवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे, मग भ्रष्टाचार असाच जाणार। तो ये लाडकी बहन योजना में घोटाले के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार इस मामले में जांच कराने की बात कह रही है। डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान सामने है। गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडकी बहन योजना में जिन्होंने भी पैसा खाया, सरकार उनकी पूरी रकम वसूली करेगी, और अगर गड़बड़ी करने वालों ने सहयोग नहीं किया है तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसकी तहकीकात कर रही है। जो भी इसमें दोषी पाया गया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगा। ये पैसा भी उनसे वापस लिया जाएगा, और जो भी ये पैसा वापस देने से इनकार कर रहे हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।
आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के नॉनस्टॉप उत्पात की। यूं तो सावन में बारिश होती है, खुशनुमा एहसास लाती है, लेकिन इस वक्त यही बारिश है बेहिसाब हो रही है और लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रखी है। बेहिसाब बारिश ने देश के कई हिस्सों में कुदरत से जंग के हालात पैदा कर दिए हैं। इस वक्त मौसम की सबसे बुरी मार गुजरात पर पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश गुजरात के विकास मॉडल को चैलेंज कर रही है। वहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी मौसम के तेवर बेहद तीखे हैं। लाड़ियों को होगा वो भी रहा है। दानी लिमडा क्षेत्र, अहमदाबाद वडोदरा राजमार्ग। अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें उस अहमदाबाद की हैं जिसने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बाकी शहरों को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। लेकिन आज अहमदाबाद में हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। अहमदाबाद वडोदरा राजमार्ग पर मानो सड़क पर नहीं बल्कि पानी में गाड़ियां चल रही हो। पूरा राजमार्ग पानी में डूबा हुआ है। आप देख रहे हैं अहमदाबाद से बड़ौदा को जोड़ने वाला ये मुख्य राजमार्ग है, वो पूरी तरह पानी से लबालब भर गया है। यहाँ पे इतना पानी है कि लोगों को निकलना, अपने जोखिम पे निकलना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज ने खुद अलग अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया। चाहे रास्ता हो, चाहे सोसाइटी के रास्ते हो, हर रास्ते पर पानी लबालब भरा हुआ है। मतलब देख रहे हैं कि ये नदी है या रास्ता है, ये कहना मुश्किल है। जो लोग बाहर निकले थे वो कहीं ना कहीं परेशान हुए, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर रुके, क्योंकि हर जगह पर जहां पर भी नजर जाए वहां पर पानी है। अहमदाबाद के दानी लिमडा से राजल बारोद की ग्राउंड रिपोर्ट। गटर की जो पानी है वो भी बैक मार रहा है, उसके कारण लोगों की मुश्किली में सतत जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। अहमदाबाद के यशोदानगर से कुशांग सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट है। गुजरात के बनासकांठा में भी भारी बारिश डरावना रूप लेती नजर आ रही है। मूसलाधार बारिश से हालात गुजरात में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में भी बिगड़ते जा रहे हैं। तेज बारिश का कहर छिंदवाड़ा में भी देखा जा सकता है। यहाँ राजधाना गांव में उफनती नदी में एक बैलगाड़ी बहती जा रही है। मौके पर मौजूद किसान ने अपनी जान की बाजी लगाकर बैल और खुद की जान बचाई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के झालावाड़ की इन तस्वीरों में बस ड्राइवर का दुस्साहस इन यात्रियों पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये बहता पानी पुल को कभी भी अपने आगोश में ले सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बीते 12 घंटे में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी राज्य में तेज बारिश होने की आशंका जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम का सर्वाधिक असर रविवार से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में जबलपुर मार्ग पर जोगिती करिया पुल भारी बारिश के कारण पानी में डूब गया। तो यहाँ इंदिरा सागर डैम के रेडियल गेट नर्मदा नदी के विकराल रूप लेते ही खोल दिए गए हैं ताकि हालात पर काबू रखा जा सके। 10 गेट आधा मीटर के और 2 गेट 1 मीटर खोल के हम लोग गेट से 1620 क्यूबिक मीटर का क्यूमेक्स का डिस्चार्ज कर रहे हैं। 8 मशीन चल रही हैं हमारी और उनसे 1840 का डिस्चार्ज है। तवा से पानी छोड़े जाने के कारण वो लेवल से ज़्यादा हम लोग पहुंच रहे थे, उसको मेंटेन करने के लिए और डाउन स्ट्रीम में फ्लड राउटिंग करने के लिए हम लोगों ने ये गेट खोले हैं। ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन पूरी मुस्तैदी में आ गया है। रामझूला और जानकी सेतु के नजदीक के सभी घाटों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रशासन यहाँ लोगों को सुरक्षित रहने के लिए आगाह कर रहा है। कोई भी ज्यादा आगे जाने की कोशिश न करे, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। ओडिशा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में भी बैतरणी नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। भद्रक जिला तो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है, जबकि मुंबई में भी मौसम आफत बन सकता है। मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और अब वो खबर है जो आई तो अमेरिका से है, लेकिन इसे देखकर पूरी दुनिया के लोगों का दिल घबराया हुआ है। अमेरिका में अहमदाबाद के एयर इंडिया जैसे हादसे की आहट से हड़कंप मच गया। अमेरिका का डेनवर एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, जहां एक विमान में आग लगने से 179 यात्रियों की जान बिल्कुल मौत के मुहाने पर पहुंच गई थी। रिपोर्ट देखिए आप।
विमान में आग के बाद अफरा तफरी का ये डरावना मंजर दुनिया भर में वायरल है। प्लेन उड़ान के लिए तैयार था। विमान में 6 क्रू मेंबर समेत 179 लोग सवार थे, तभी इसके पिछले हिस्से में आग लग गई। आग लगते ही विमान जोर जोर से हिलने लगा तो इसमें मौजूद लोग कांप उठे। आनन फानन में प्लेन में मौजूद लोगों से बाहर निकलने की गुजारिश की गई। बस फिर क्या था, इमरजेंसी स्लाइड से एक एक कर कुछ इस तरह से लोग फिसलते हुए बाहर निकले। इस दौरान कोई गिरा, कोई फिसला तो कोई संभला। विमान में आग लगने के बाद जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की ये तस्वीर दिल्ली से 12,403 किलोमीटर दूर अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई है, जो दुनिया का 6ठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। जरा सोच, विमान हवा में होता तब अगर इसमें आग लग जाती फिर क्या होता। क्योंकि 12 जून को ऐसा ही हादसा अहमदाबाद में हो चुका है, जब लंदन के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया का विमान कुछ इस तरह से आग के गोले में बदल गया और पल भर में मेडिकल कॉलेज की इमारत पर गिर गया, जिसका अंजाम 260 लोगों की अफसोसनाक मौत के रूप में सामने आया। तब भी विमान बोइंग का था और इस बार भी उसी अमेरिकी कंपनी के प्लेन ने उड़ान से ऐन पहले कच्चा दे दिया। फर्क सिर्फ इतना कि तब हादसा टाला नहीं जा सका और इस बार हादसा टल गया। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 3023 को डेनवर से मियामी जाना था, लेकिन उड़ान से पहले लैंडिंग गियर में गड़बड़ी आ गई। इस दौरान विमान के पहियों के करीब आग लग गई। ये विमान बोइंग 737 मैक्स 8 मॉडल था। अहमदाबाद हादसे का शिकार विमान भी इसी बोइंग कंपनी का 787 ड्रीमलाइनर था। इस दुर्घटना की जांच जारी है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट से पहले ही अमेरिकी मीडिया और खासकर वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार हादसे का ठीकरा एयर इंडिया के पायलट पर फोड़कर बोइंग को क्लीन चिट देने में जुटे हैं। लेकिन डेनवर में जिस तरह से बोइंग विमान में आग लगी, तकनीकी खामी पता चली। ऐसे में क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी विमान कंपनी को कटघरे में खड़ा करेगा या फिर सहूलियत के हिसाब से यहाँ खामोशी की चादर ओढ़ लेगा? वैसे इसी डेनवर एयरपोर्ट पर मार्च में अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान के इंजन में आग लग गई। तब दर्जनों यात्रियों को विमान के बाहर निकलते समय उनके पंख पर खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके एक महीने बाद यूनाइटेड एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरते समय एक जानवर से टकरा गया और उसमें आग लग गई। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके लिए देश बड़ा है या फिर आपका खेल, तो आपका जवाब क्या होगा? बस यही सवाल इस वक्त बीसीसीआई और टीम इंडिया के सामने है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई में 14 सितंबर के मैच को लेकर यही सवाल पूछ रहा है देश। सवाल उठ रहा है कि जब आतंकी देश पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है? इसमें बीसीसीआई के साथ सरकार भी डबल स्टैंडर्ड को लेकर अब देश के नागरिकों के निशाने पर है। उमरा चलना यार, वही था कोई दिखता जहांगीर तू क्या? अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान लगातार गुहार लगा रहा है कि भारत उससे बातचीत करे। पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है कि भारत उस जैसे आतंकी देश के साथ क्रिकेट के मैदान में खेले। लेकिन पहलगाम हमले के बाद फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या पाकिस्तान इस लायक भी है कि उसे क्रिकेट के मैदान में भी पीट दिया जाए। भारत एशिया कप का मेजबान है। 9 से 28 सितंबर के बीच एशिया कप का शेड्यूल तय हो चुका है। भारत और पाकिस्तान को 14 सितंबर को आज से करीब 50वें दिन क्रिकेट के मैदान में खेलना है। इस मैच की तारीख जैसे ही आई, इस पर क्रिकेट जगत से लेकर सियासी पिच पर बैटिंग करने वालों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। विरोधी मानते हैं कि जब पाकिस्तान से सभी रिश्ते खत्म हो गए हैं, तो फिर क्रिकेट क्यों? तो सत्ता पक्ष विपक्ष को गैर जिम्मेदार बता रहा है।
कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्रिकेट मैच क्यों है? किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? ये मैं सरकार से पूछती रहूंगी कि आपने हमें फिर किस मिशन पे भेजा था अगर आपको ये मैचेस रिज्यूम करने थे? गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है, वो बगैर मुद्दे के मुद्दा निकालता है। मुर्गी आई नहीं, वो अंडे बेचने लगता है, पहले ही अंडे बेचने लगता है। अब यह डेलीगेशन भेजने के बाद अगर पाकिस्तान अपना भारत का दुश्मन है तो ये खेल के दिखावा करने की बात क्यों है? क्यों खेलना चाहिए? क्यों एशिया कप होना चाहिए? हमारी सरकार सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब मिला था और आगे भी सरकार जो तय करेगी, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो भारत के हित में होगा। बीसीसीआई के सूत्र बता रहे हैं कि मैच को टाला नहीं जाएगा। आपको ये भी याद दिला दें कि WCL यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच खेलने से भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया था। युवराज सिंह की कप्तानी में भारत के लीजेंड्स इस टूर्नामेंट में बाकी टीमों के खिलाफ खेल रहे थे। दूसरी ओर 2023 एशिया कप में जब पाकिस्तान को टूर्नामेंट की मेजबानी मिली तब भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान जाने से इनकार किया था। तब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई में हुआ था। भारत पाकिस्तान के पापों का पूरा हिसाब किताब जंग के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक रखता आया है। उरी, पुलवामा, पहलगाम अटैक पाकिस्तान के किए वो पाप हैं जिसकी सजा उसे हर बार मिलनी ही चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई क्रिकेट से जुड़ा अर्थतंत्र है जिससे पाकिस्तान जैसे देश के साथ खेलना जरूरी हो गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और बीसीसीआई पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अब बीसीसीआई को समझना चाहिए कि भारत का सेंटीमेंट क्या है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले से करोड़ों रुपए की कमाई भी जुड़ी हुई है। और जनहित में अब वो खबर आपके लिए जिससे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशी देने के साथ साथ अपनी बेटियों पर गर्व करने का एक और मौका दिया है। मैं बात महिला शतरंज विश्व कप की कर रही हूं, जिसका खिताबी मुकाबला भारत की दो बेटियों कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख में हुआ। जॉर्जिया के बटुमी में आज लगातार दूसरे दिन दोनों के बीच दूसरा मुकाबला भी ड्रॉ रहा है। अब कल एक बार फिर से हम्पी और देशमुख टाई ब्रेक में आमने सामने होंगी। कल भी कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच खेला गया पहला मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बारे में आपको बताएं उससे पहले आप एक साथ कल की और आज की जो 2 दिन के खिताबी मुकाबले हुए हैं उसकी तस्वीरें देखिए। जब भारत की दोनों बेटियां कोई भी एक दूसरे से कम साबित नहीं हो रही थी। इससे पहले दोनों ही भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में चीन की खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में अपने लिए जगह बनाई। दिव्या देशमुख ने जहां सेमीफाइनल में चीन की पूर्व महिला विश्व चैंपियन टैन जोंगी को हराया है, वहीं कोनेरू हम्पी ने अपने सेमीफाइनल मैच में चीन की ही टिंगजी लेई को हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। इस तरह ये तय हो गया कि फाइनल में जीते कोई भी महिला शतरंज की विश्व चैंपियनशिप में लहराएगा तो यकीनन हमारा तिरंगा ही। कोनेरू और दिव्या के बीच होने वाला खिताबी मुकाबला 2 पीढ़ियों के संघर्ष की कहानी है, क्योंकि दिव्या अपनी प्रतिद्वंदी से ठीक आधी उम्र की हैं। कोनेरू हम्पी का जन्म 31 मार्च 1987 को हुआ था। 2002 में 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। कोनेरू हम्पी वैसे तो कई खिताब जीत चुकी हैं, लेकिन उनकी कामयाबियों में 2019 का फिरे महिला ग्रैंड प्रिक्स और 2020 का ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड और 2024 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल सबसे खास खिताब हैं। वहीं दिव्या देशमुख का जन्म 9 दिसंबर 2005 को हुआ। उन्होंने 2013 में 8 साल की उम्र में विश्व चैंपियनशिप जीती। 2014 में यूथ अंडर 10 विश्व चैंपियन बन गई। 2022 में महिला भारतीय शतरंज चैंपियन बनी। 2023 में उन्होंने एशियन विमेन चेस चैंपियनशिप जीती। 2024 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही विश्व जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप में जीत हासिल की और चैंपियन बनी। अब देश और दुनिया की निगाहें कल के टाई ब्रेकर मुकाबले पर टिकी हैं, जब कोनेरू या दिव्या में से जीते कोई भी विजेता सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होगा। और अब आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। आप जानते हैं 28 से लेकर 30 जुलाई तक
सदन में रहने का यह व्हिप कांग्रेस की तरफ से इसलिए जारी किया गया है क्योंकि कल से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी बोल सकते हैं, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई भी इस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से स्पीकर्स रह सकते हैं। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। आप जानते हैं कल 28 जुलाई है, मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ और मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह से ही भेंट चढ़ गया। कामकाज कोई हो नहीं पाया है संसद में। ऐसे में पक्ष विपक्ष के बीच सहमति बनी है। कल दिन सोमवार तारीख 28 जुलाई सबसे पहले लोकसभा में कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है और ऐसे में अब ये व्हिप जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है अपने सांसदों के लिए, कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। 28 से 30 जुलाई तक संसद में मौजूद रहेंगे कांग्रेस के सभी सांसद। और अब वक्त हो गया आज के जनहित मंत्र का। मशहूर शायर मिर्जा गालिब का शेर है, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। ये आपके अंतर्मन की शांति के लिहाज से एक शानदार मंत्र साबित होगा। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जनहित में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।